नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम साप्ताहिक करंट अफेयर की क्लास हर एक वीक के रविवार या संडे जिसको बोलते हैं हम लोग, और उस सुबह 10 बजे क्लास हमारी होती है। रेगुलर हमारी क्लासेस चल रही हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली 2 वीक में मेरी क्लास नहीं हो पा रही थी, इस वजह से आप रेगुलर फिर भी हमारी क्लास लगातार जारी रहेगी। और आप सभी लोग सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक ज़रूर करें। इसके बाद अपने दोस्तों यारों तक पहुंचाएं। अच्छे से अच्छे कंटेंट को डालने की मैं कोशिश करता हूं। जो क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना नहीं है वो क्वेश्चन मैं उठाता ही नहीं हूँ अपने सेशन पर, ठीक है। वही क्वेश्चन सेशन पर उठाता हूँ जो आने की संभावनाएं बिल्कुल क्लियर होती है कि वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग फिर चलते हैं अपने साप्ताहिक करंट अफेयर में, है ना। आज का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिम्बेक्स होता है वो भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। और आपको पता भी होगा कि ये एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है और ये पहला श्रीलंका के बीच होगा, स्वीडन के बीच, स्विट्जरलैंड के बीच और सिंगापुर के बीच। तो इनमें जो ऑप्शन सही होगा बेटा वो होगा भारत और सिंगापुर के बीच में ये जो सिम्बेक्स होगा, समुद्री अभ्यास होगा, वो होगा भारत और सिंगापुर के बीच में, ठीक है ना। तो चलते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर जरूर एक नज़र डालेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच जो नौसैन्य है वो विशाखापत्तनम सिंगापुर भारतीय समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स में भाग ले रही है। भारतीय नौसेना 2 चरणों में सिम्बेक्स 2022 के 29वें संस्करण की मेजबानी कर रही है। विशाखापत्तनम में हार्बर चरण और दूसरे बाद बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण का संपन्न होगा। बात करें कि ये अभ्यास जो सिम्बेक्स है इसकी श्रृंखला 1994 में शुरू हुई थी और इसे एक्सरसाइज लायन किंग के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे बना सकता है कि कौन से एक्सरसाइज को हम एक्सरसाइज लायन किंग के रूप में जानते हैं। तो आप कह सकते हैं एक्सरसाइज लायन किंग के रूप में हम सिम्बेक्स को जानते हैं, जो भारतीय नौसेना एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है जो भारत और सिंगापुर के बीच संपन्न होता है। और हाल ही में जो ये सिम्बेक्स अभ्यास संपन्न हुआ वो हुआ विशाखापत्तनम के तट पर, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय वायुसेना, जिसको हम इंडियन एयरफोर्स बोलते हैं, उन्होंने एक परिवहन विमान निर्माण सुविधा किस शहर में स्थापित की जाएगी। मतलब भारतीय वायुसेना के लिए एक परिवहन विमान निर्माण सुविधा है जिसको किस शहर में स्थापित की जाएगी। पहला हैदराबाद, दूसरा बड़ोदरा, तीसरा गांधीनगर और चौथा बंगलुरु। तो इन 4 ऑप्शनों में कौन एक ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा बेटा वो होगा बड़ोदरा। गुजरात के बड़ोदरा में ये भारतीय वायुसेना के लिए एक परिवहन विमान निर्माण सुविधा को शुरू किया जाएगा। चलते हैं इसके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र जरूर डालेंगे। बड़ोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए एक परिवहन विमान निर्माण सुविधा स्थापित की जाएगी दोस्तों। एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस SA से खरीदे जा रहे हैं 56 C-295 परिवहन विमानों में से 40 का निर्माण बड़ोदरा में नई सुविधा में किया जाएगा। ये पहली बार है जब C-295 विमान यूरोप के बाहर निर्मित किया जा रहा है, ठीक है। इससे पहले जब ये विमान निर्मित किए जा रहे थे जो भारी परिवहन के रूप में प्रयोग किए जाएंगे भारतीय वायुसेना द्वारा, तो इससे पहले ये जो है यूरोप में ही बनते थे, परंतु भारत में अभी इसको विकसित किया जाएगा। भारत में इसकी कंपनी डाली जाएगी और भारत में इस परिवहन की सुविधा दी जाएगी, जिसमें से 40 का निर्माण सबसे पहले होगा बड़ोदरा में, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि नासा के हालिया प्रोजेक्ट में एक ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई एक मशीन है दोस्तों और ये किस ग्रह का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया था। बहुत पहले लॉन्च किया गया था और ये अब करीब जो है 2034 तक शायद ये पहुंचेगा, ठीक है। 34 तक ये हमें पता कराएगा। तो ये किस ग्रह की खोज के लिए, पहला मंगल ग्रह के लिए, दूसरा बृहस्पति के लिए, शनि के लिए, शुक्र के लिए। तो जो ऑप्शन होगा बेटा उसमें सही होगा C नंबर, शनि। आपको पता है शनि का सबसे घनत्व जो होता है, डेंसिटी होता है, वो डेंसिटी होता है जो कम होता है
सबसे, और इसे बलि वाला ग्रह भी कहते हैं, भूतों वाला भी ग्रह कहते हैं, राक्षसों वाला भी ग्रह कहते हैं, है ना। और शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है जो है, जिसका नाम है टाइटन, ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। चलते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालेंगे जरूर। नासा का ड्रैगन फ्लाई रोडर क्राफ्ट वर्ष 2034 में शनि की चंद्रमा, एक शनि का जो चंद्रमा है, जिसका नाम हमने आपको बताया कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह यदि है, यदि चंद्रमा भी बोलते हैं हम लोग, और उपग्रह मतलब सैटेलाइट भी बोलते हैं, और सेल्फ क्रेटर क्षेत्र में पहुंचेगा और वहाँ का पता बताएगा, वहाँ के दृश्य को बताएगा, वहाँ की जानकारी हमें पुष्ट कराएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप ये जाने कि ये ड्रैगन जो फ्लाई है वो एक प्रकार की मशीन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ड्रैगन फ्लाई जो है बाहरी और सौरमंडल में दुनिया की पहली उड़ान भरने वाली ये मशीन बनेगी, ठीक है। ड्रैगन जो फ्लाई है वो बाहरी और सौरमंडल में दुनिया की पहली उड़ान भरने वाली मशीन बन जाएगी। चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ, और चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि कॉप 27। देखो कॉप आपको पता है कि ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक सम्मेलन होते हैं। जो कॉप 26 हो चुका था इससे पहले हमारे ग्लासगो में हुआ था, और अब जो ये 27 नंबर का होगा, कॉप 27 होगा, वो होगा आपका किस देश में। तो इसीलिए कॉप 27 एक वार्षिक जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र बैठक, मतलब क्लाइमेट चेंज पर एक बैठक होती है हर साल, संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक है। इसको मेजबान कौन सा देश कर रहा है? पहला भारत, दूसरा मिस्र, तीसरा दक्षिण अफ्रीका और चौथा चाइना। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा मिस्र बेटा, ठीक है। क्या सही होगा? मिस्र। चलते हैं पॉइंट जरूर एक बार देखेंगे हम लोग। जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक है जिसका नाम दिया गया है कॉप 27। ये 6 से 8 नवंबर तक मिस्र के शर्म अल शेख में होगी। मिस्र का एक शहर है जो जिसका नाम है शर्म अल शेख, ठीक है। देखो कितना अजीब सा नाम दे रहा है। ये 5वीं बार होगा जब अफ्रीका में किसी जलवायु सम्मेलन की मेजबानी करने जा रही है। मतलब 5वां अफ्रीका महाद्वीप आप जानते ही होंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये 5वीं बार ऐसी बैठक होने जा रही है जलवायु परिवर्तन पर, जिसे हम लोग कॉप 27 जानते हैं। और ये मिस्र में संपन्न होगा दोस्तों, और जो शहर होगा वो होगा शर्म अल शेख। बात करते हैं हम लोग कॉप 27 की। तीन मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें आपको मैं बता दूं कि कौन कौन से वो क्षेत्र होंगे। जैसे आप एमिगेशन पर बात करें, कार्बन एमिगेशन, उत्सर्जन को कम करना, ठीक है। देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने और जलवायु गतिविधियों के बारे में भी विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता करना और धन प्रदान करने पर उनका मदद करना, इस पर यह आधारित विषय होगा इस बार कॉप 27 का। चलते हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 5वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक मुफ्त संपत्ति कर माफी योजना को लॉन्च किया है अभी हाल ही में। एक मुफ्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि। देखो सबसे पहले तो हम जो योजना आती है उस योजना को सबसे पहले बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं ना। तो केंद्र शासित प्रदेश में जो एक मुफ्त संपत्ति कर माफी योजना है उसको समृद्धि जारी किया किसने? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश ने, दूसरा नई दिल्ली ने, तीसरा जम्मू एंड कश्मीर में, चौथा गुजरात में। तो ये जो 4 ऑप्शन है इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो योजना है आपकी, ठीक है, ये योजना जो किस राज्य ने चालू की है तो वो है नई दिल्ली। इस पे कुछ थोड़े से पॉइंट्स होंगे वो हम आपको बताएंगे ये योजना का क्या उद्देश्य है। दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल चेंज है, तो आपको पता है। सबसे पहले हम उपराज्यपाल के बारे में जरूर ध्यान रखेंगे कि दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, जिसको हम लोग वाइस गवर्नर भी बोलते हैं, ठीक है। बात आती है कि विनय कुमार सक्सेना है वर्तमान समय में, और ये एक मुफ्त संपत्ति कर माफी योजना की घोषणा की है दिल्ली में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए। ये नगर पालिका राजस्व के शुद्धिकरण और वृद्धि के तहत समृद्धि 2022-23 की योजना है, जिससे ये दिल्ली के अंदर जो बुनियादी ढांचे हैं जिन पर वो विकास को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, वो नगर पालिका में राजस्व को बढ़ाना चाहते हैं, उनके विकास पर ध्यान देना चाहते हैं। इस वजह से इस योजना की शुरुआत की गई है कि एक साथ एक मुफ्त हमको पैसा मिले जिससे हम विकास अपने बुनियादी ढांचे पर अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पता है आपको कोई पोलियो एक
दुनिया की सबसे महामारी बीमारी में से एक थी, जिसका टीकाकरण करने के बाद आज पोलियो से हमें मुक्ति मिल गई है। तो यही विश्व पोलियो दिवस मनाने की जो थीम रखी गई थी, वो कब से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, तो इस बार अगर ये 2022 में जो ये थीम पूछी गई है, विश्व पोलियो दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है। पहला है सकारात्मक गर्भावस्था, दूसरा है माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य, तीसरा है पोलियो उन्मूलन और चौथा है उज्जवल और बेहतर भविष्य। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ऑप्शन सही होगा बेटा वो होगा माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य की कामना की जाएगी। माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य की कामना की जाएगी। ठीक है, तो ये जो पोलियो दिवस है, पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को दोस्तों ये जो है एक दिवस मनाया जाता है, जिसे हम लोग विश्व पोलियो दिवस कहते हैं। और इस वर्ष विश्व पोलियो दिवस की जो थीम रही है वो माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य है। विश्व पोलियो दिवस की जो स्थापना अगर हम बात करें तो 1985 में की गई थी, और जोनास साल के जन्म के उपलक्ष्य में। ठीक है, आपको पता है टीके का, पोलियो के टीकाकरण के जो खोजकर्ता थे, जो जन्मदाता थे, वो जोनास साल के थे। इस टीम के प्रमुख शोधकर्ता थे और पहला पोलियो वैक्सीन विकसित किया था इन्होंने। ठीक है, चलते हैं अगले हम 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 17% कर दिया। मतलब ये अनुसूचित जाति के लिए है, और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना किया है दोस्तों, ये किया है आपका 7%, और अनुसूचित जाति के लिए किया है 17%। ठीक है, तो एक अध्यादेश जारी किया है अभी हाल ही में, किस राज्य ने किया है, तो पहला झारखंड, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा कर्नाटक और चौथा उड़ीसा। तो 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन सही होगा वो होगा कर्नाटक। ठीक है, क्या होगा, कर्नाटक। तो दोस्तों कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वर्तमान समय में, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कर्नाटक के जो गवर्नर हैं वो हैं थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं दोस्तों। ठीक है, और बात करेंगे कि राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दो है। तो पहले अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्वेशन का जो सिस्टम था वो 15% था, परंतु अभी हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया गया, बिल पेश किया गया, और उस बिल में कहा गया कि जो रिजर्वेशन होगा कहाँ पर, कर्नाटक में, तो अनुसूचित जो जाति है उसके लिए 17% किया जाएगा, और जो अनुसूचित जनजातियां हैं, शेड्यूल टाइप है, तो उनको 3% थे उनके लिए रिजर्वेशन का सिस्टम, अब वो 7% करने की मंजूरी दी जाए। तो अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। ठीक है, चलते हैं आगे। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने बच्चों के खिलाफ एक साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ये कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, पहला तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक और चौथा तेलंगाना। तो इनमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा केरल राज्य ने। चलते हैं तत्व देखते हैं इनके। केरल के मुख्यमंत्री सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पिनाराई विजयन हैं। इस समय जो केरल के मुख्यमंत्री हैं वो पिनाराई विजयन हैं। राज्य में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए इन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया, कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। चलते हैं आगे, हम लोग बात करेंगे नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम क्या है, और हाल ही में परीक्षण किया गया और कहाँ से किया गया। तो वो मिसाइल का क्या नाम है, बैलिस्टिक मिसाइल का, तो पहला है आकाश प्राइम, दूसरा है अग्नि प्राइम, तीसरा है गगन प्राइम, चौथा है नारंग प्राइम। तो जो ऑप्शन सही होगा उसमें होगा अग्नि प्राइम। क्या होगा, अग्नि प्राइम है। ये जो नई पीढ़ी की एक मध्यम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका नामांकन किया गया है और इसका परीक्षण वर्तमान समय में कहाँ से किया गया है। तो सभी लोग जानते हैं कि भारत में एक स्थान है जहाँ से मिसाइल का प्रक्षेपण हर साल किया जाता है। आगे बात करेंगे इनके थोड़े से तथ्य पे जरूर ध्यान रखेंगे कि भारत ने एक स्वदेशी रूप से विकसित की है, नई पीढ़ी की है ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे अग्नि प्राइम या अग्नि पी का उड़ीसा के तट से परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे हम लोग बोलते हैं DRDO, ठीक है,
अग्नि प्राइम मिसाइलों की अग्नि श्रेणी की एक नई पीढ़ी की उन्नत संस्करण है जिसकी रेंज करीब क्षमता बताई जाती है 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज के बीच में है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों हम लोग भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो पहला ऑप्शन नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन मुंबई, तीसरा ऑप्शन गांधीनगर, चौथा ऑप्शन गुवाहाटी। जो इसमें ऑप्शन सही है वो है बी नंबर, मुंबई शहर। ठीक है, चलें आगे बात करेंगे इसके प्रमुख तत्वों पर। भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। ये प्रणाली महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा, तो आपसे विभाग भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को केवल आपसे शहर पूछेगा, राज्य पूछेगा, आपसे उस संस्था का नाम भी पूछ सकता है जो संस्था ने इसको लॉन्च किया है। तो जिस संस्था ने लॉन्च किया है वो है महिला बाल विकास विभाग द्वारा। उद्देश्य क्या है इस माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम को लाने के पीछे, तो आपको बता दें कि जो प्रवासी गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के बारे में एक प्रणाली है पर तत्काल अद्यतन जानकारी प्रदान करेगी ये प्रणाली। ठीक है, चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो लिज ट्रस्ट है, ठीक है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया है। आपको पता है कि जो ऋषि सुनक हैं वो हमारे इस समय वर्तमान में भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद प्राप्त कर लिया है। और ऋषि सुनक पहले भी जीत चुके थे, लिज ट्रस को जबरदस्ती इस पद पर बैठाया गया था, वहाँ पर धोखा हुआ था उनके साथ में, परंतु लिज ट्रस को ऐसा लगा कि आने वाले समय में हमारा भविष्य कहीं ना कहीं इस राजनीतिक से कहीं दूर ना चला जाए, इस राजनीतिक में मेरा एक छवि ना खराब हो जाए, इसकी वजह उन्होंने तुरंत अपने आप को इस्तीफा भी दे दिया। और ऋषि सुनक अगली बार मतलब अगले पीएम बनकर बिल्कुल, और कुल मिलाकर 45 दिन तक योग इस पद पर रही हैं। और इसकी चर्चा बहुत अन्य देशों में भी फैल रही है कि लिज ट्रस ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो इस पर चर्चा बहुत बड़ी चर्चा है, हम ज़्यादा तो नहीं करेंगे, बस ये देखेंगे कि किस देश ने इस्तीफा दिया। तो पहला ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली। तो इन चार ऑप्शनों में यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने इस समय ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है, चलते हैं थोड़े से प्रमुख तथ्य जरूर एक बार देखेंगे। प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने घोषणा की है कि उनकी नीतियों ने आर्थिक उथल पुथल में पार्टियों को विभाजित करने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा, क्योंकि वो जिस पार्टी से संबंधित थी वो कंजर्वेटिव पार्टी थी, उसी से संबंधित नेता थी, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और सिर्फ केवल अगर इस पद पर रही है तो वो 45 दिन तक ही रही है, इससे ज़्यादा नहीं रही है। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल रहा, जो टेनोर रहा, वो सिर्फ 45 डेज का रहा। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY थर्ड किस राज्य में शुरू की गई है। तो पहला ऑप्शन है गुजरात में, दूसरा हिमाचल प्रदेश में, तीसरा है सिक्किम में, चौथा है केरल में। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते रहते हैं पेपर में, तो आप जरूर ध्यान रखें। तो ये जो ऑप्शन सही है वो है हिमाचल प्रदेश में PMGSY योजना थर्ड जो चालू की गई वो हिमाचल प्रदेश से चालू की गई है। बात करेंगे इनके प्रमुख तत्वों पर, एक जरूर नज़र डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY थर्ड का शुभारंभ कर दिया है। राज्य में लगभग 3125 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY थर्ड को शुरू किया है। बात करेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस CBG संयंत्र का हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया। पहला राजस्थान, दूसरा पंजाब, तीसरा बिहार और चौथा छत्तीसगढ़। चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है तो सभी लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सही है बी नंबर पंजाब। बात करेंगे इसके प्रमुख तत्वों पर। जो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, एक तो सबसे पहले इनका नाम याद करेंगे, हरदीप सिंह पुरी, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। पंजाब के संगरूर के
लेहरागागा में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये वर्ड, सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन किया है। चलते हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आपको पता है कि 2024 तक सबको आवास देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है। ठीक है, तो PMSYU पुरस्कार 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिल गया है? तो पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है मध्य प्रदेश। इसमें जो ऑप्शन बेटा सही है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। चलते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर नजर डालें। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे हम लोग कहते हैं शहरी PMAY पुरस्कार 2021 में पहला स्थान हासिल किया है उत्तर प्रदेश ने, दूसरा मध्य प्रदेश ने, तीसरा तमिलनाडु ने। ठीक है, तो पहला उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु, 3 स्थान दिए गए हैं। गुजरात ने 5 विशेष श्रेणी पुरस्कार देखे हैं, जबकि जम्मू एंड कश्मीर को, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को सर्वश्रेष्ठ मतलब बेस्ट प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे यूनियन टेरिटरी में सबसे पहले जम्मू कश्मीर, फिर दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को स्थान मिला हुआ है। ठीक है, और यदि राज्यों की श्रेणी में बात करें तो राज्यों को पहले उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश है और तमिलनाडु को मिला है। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 कब तक लॉन्च करने की उम्मीद जताई गई है? तो पहला ऑप्शन है अप्रैल 2023 तक, दूसरा जून 2023 तक, फिर है मई 2023 तक और फिर है जुलाई 2023 तक। अब देखो ये उम्मीद आपको सन तो सबको पता होगा कि सन क्या है। ठीक है, सन सब, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा जून 2023 तक बेटा। कब तक होगा? जून 2023 तक ये लॉन्च करने की उम्मीद जताई गई है। और आपको पता है कि इसरो के जो प्रमुख हैं सोमनाथ जी, उन्होंने कह दिया है कि जून 2023 तक बिल्कुल तैयार है हमारा मिशन जाने के लिए। और ये इस महीने में मैंने इस चर्चा को आगे बढ़ाया है कि जून 2023 तक बिल्कुल कंप्लीटली ये मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है युवराज सिंह को, दूसरा है वीरेंद्र सहवाग को, तीसरा है MS धोनी को, चौथा है दिनेश कार्तिक को। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बेटा इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा युवराज सिंह। क्या होगा? युवराज सिंह। ठीक है ना, चलते हैं इसके प्रमुख तथ्य जरूर देते हैं। द क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया CABI ने भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को दिसंबर में भारत में होने वाले नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया है। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किन देशों को चुना गया है? तो पहला है फ्रांस और कोरिया को, दूसरा फ्रांस और भारत और फ्रांस को, तीसरा है जापान कोरिया को, चीन और जापान को। तो जो ऑप्शन सही होगा वो भारत और फ्रांस को, भारत को अध्यक्ष चुना गया है, फ्रांस को उपाध्यक्ष के चुना गया है, सह अध्यक्ष जिसे कहा जाता है। पता होगा कि आपको सौर ऊर्जा का जो गठबंधन है ये कहाँ पर स्थित है? ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। और ये 2015 में इस संगठन का निर्माण किया गया था, जब 2015 में पेरिस जलवायु समझौता हुआ था। ठीक है, तो इसके दौरान इसका स्थापना हुई थी भारत के गुरुग्राम में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आज का लास्ट क्वेश्चन था तो वो बेटा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जिन बच्चों को हमारे सेशन को बेस्ट लगा हो, अच्छा कंटेंट लगा हो, तो पहले नंबर चैनल को सब्सक्राइब, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी करें और चैनल को सबसे पहले लाइक करें। ठीक है, और इसके बाद जो दोस्त यार हैं उनको ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि हर एक वीक में करंट अफेयर की क्लास होती है जिसमें सबसे अच्छे कंटेंट, सबसे बेस्ट क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं आपके सामने। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीक के करंट अफेयर पर। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।